दोस्तों, आपका मेरे चैनल परीक्षा की तैयारी में स्वागत है। आज हम चालू कर रहे हैं लाइट यानी प्रकाश का भाग 5। ये सभी बोर्ड एग्ज़ामों के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रकाश का पार्ट 4 हमने बना दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे लेंस की क्षमता का, कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो कोई भी लेंस है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव, यानी कि चाहे वो उत्तल लेंस हो और चाहे वो अवतल लेंस हो, तो उनके द्वारा प्रकाश की किरणों को या तो इकट्ठा किया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, या फैलाया जाएगा। जैसे ये एक अवतल लेंस है और ये वाला उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में कोई भी प्रकाश की किरण को हम भेज रहे हैं तो ये किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा। और ये जो कॉन्वेक्स आपका अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरण को फैलाएगा, यानी प्रकीर्णित करेगा, फैलाएगा, प्रसारित करेगा। तो ये क्षमता जो होती है इकट्ठा करने की और फैलाने की, ये कहलाती है लेंस की क्षमता। लेकिन गणितीय भाषा में कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, क्योंकि लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं और इसे परिभाषित करने का तरीका होता है कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। सही से सुनिएगा कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब अपॉन में कि इक्वल में जो होगा वो पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका यूनिट होती है, इसे मीटर में नापा जाता है। इसका मापन मीटर में किया जाता है। अगर सेंटीमीटर में करेंगे, अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो इसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन एफ, ये भी लेंस की क्षमता कहलाती है। अब हम बात करेंगे लेंस की संयोजन क्षमता की। तो अगर 3 लेंस जैसे हैं, कई सारे लेंस हैं, P1, P2 और P3, हम 3 ले रहे हैं यहाँ पे। तो उन सभी लेंसों की क्षमता जो होती है उनका बीजगणितीय योग कहलाता है लेंस की संयोजन क्षमता। लेंस की संयोजन क्षमता, ये लेंस की संयोजन क्षमता का फॉर्मूला हो गया। सभी लेंसों की संयोजन क्षमताओं का बीजगणितीय योग लेंस की संयोजन क्षमता कहलाता है। अब हम बात करेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म को परिभाषित करेंगे और प्रिज्म की परिभाषा समझाएंगे कि प्रिज्म क्या होता है, उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। तो चलिए इस प्रिज्म को समझते हैं। आइए हम आप समझते हैं प्रिज्म को। प्रिज्म क्या होता है? तो कोई भी दो अगर पृष्ठ होते हैं, दो समतल पृष्ठ हों और वो पारदर्शक हो, देखो ये पहला समतल पृष्ठ है और यहाँ पे एक दूसरा समतल पृष्ठ है, ठीक है, वो पारदर्शक हो और वो किसी एक निश्चित कोण पर झुके हुए हों, हमने वो निश्चित एंगल को ए से डिनोट कर दिया। तो किसी भी समतल पृष्ठ पर, दो समतल पृष्ठों जो पृष्ठ हैं वो एक निश्चित कोण पर अगर झुके हुए हैं और वे पारदर्शी हैं, उनके बीच का माध्यम भी कैसा है? पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। तो ये जो, और इसका ये क्या रहता है, नीचे का भाग रहेगा आधार। तो ये बनी हुई आकृति कहलाती है प्रिज्म। फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि प्रिज्म वह समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी निश्चित कोण पर, जिसमें किसी निश्चित कोण पर दो समतल पृष्ठ क्या होते हैं? समान पारदर्शी समतल पृष्ठ जो निश्चित कोण पर झुके हुए होते हैं। तो ये आकृति कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। चलिए प्रिज्म को आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का। तो जो बीच में माध्यम भरा हुआ है उसका कोई ना कोई तो अपवर्तनांक होगा। हमने कह दिया उसका अपवर्तनांक n है, उसका अपवर्तनांक स्मॉल n से हमने इसको डिनोट कर दिया। और ये क्या है? ये एंगल a है। और जब भी कभी प्रकाश इससे गुजरता है तो एक विचलन कोण बनाता है, उस कोण को कहते हैं विचलन, उसे डेल m द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो ये कहलाता है विचलन कोण। ये होता है अपवर्तनांक किसका? प्रिज्म का। ये कहलाता है विचलन कोण। आइए हम समझते हैं कि प्रिज्म सूत्र कैसे होता है। तो इन दोनों पे बेस्ड एक फॉर्मूला होता है और जो प्रिज्म के डायरेक्शन के बारे में बताता है, प्रिज्म के में कौन कौन से एंगल, विचलन कोण कैसा बना हुआ है या प्रिज्म कोण कैसा है, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना है, ये सब ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिसे हम प्रिज्म फार्मूला कहते हैं या प्रिज्म सूत्र कहते हैं। तो प्रिज्म सूत्र क्या होता है, चलिए समझते हैं। n इज इक्वल टू, अपवर्तनांक n है,
n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 और अपॉन साइन a बाई 2। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कहलाता है प्रिज्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को स्नेल के नियम से ड्राइव किया जा सकता है। तो फिलहाल में डेरिवेशन अपन लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल फॉर्मूला को याद रखेंगे। जहाँ n क्या है, n अपवर्तनांक है, डेल m क्या है, विचलन कोण है, और a क्या है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण है। ये तीनों इस फॉर्मूले से ज्ञात किए जाते हैं। अगर कोई दो चीज़ दी हुई है तो तीसरी चीज़ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। प्रिज्म कोण आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन कैसे होता है। तो माना कि कोई ABC प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद है। ये क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, मतलब सरफेस, जो सामने का सरफेस होता है उसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। तो ABC कोई क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। और यहाँ से हम कोई प्रकाश की किरण PQ को अंदर एंटर कर रहे हैं। तो जब भी ये बाहर का माध्यम विरल माध्यम होगा, अंदर का माध्यम प्रिज्म का ऐसा होगा सघन माध्यम। तो जब भी कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहले ये सीधी जाती है, लेकिन ये अभिलंब की ओर से, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल n और ये n डैश, ये दो नॉर्मल डाल दिए काल्पनिक है। तो ये अभिलंब की ओर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, QR अभिलंब की ओर झुक जाएगी और ये प्रिज्म के अंदर गति करेगी, चलेगी। और जब प्रिज्म के बाहर निकलेगी तो फिर से इसका रिफ्लेक्शन होगा, यानी अपवर्तन दोबारा होगा। यानी QR जब सघन माध्यम से विरल माध्यम RS में जाएगी तो ये प्रिज्म ये नॉर्मल है, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये दूर हट जाएगी। देखिए दूर हट गई है, और ये कैसे होगी, ये प्रिज्म नॉर्मल के पास आ गई है, तो दूर हट जाएगी। और इस तरीके से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब कोई मान लेते हैं कोई एक मुख्य परिच्छेद प्रिज्म का ABC है और इससे कोई प्रकाश की किरण PQ एंटर कर रही है। जब बाहर के माध्यम से अंदर के माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी, और फिर से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से ये दूर हट जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब हम समझते हैं कि प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। तो चलिए प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। आइए हम वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो जब किसी भी प्रिज्म से वाइट रे अगर हम डालते हैं तो ये वाइट रे 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। यानी जब कोई भी प्रकाश की किरण, सफ़ेद प्रकाश की किरण अगर हम प्रिज्म पे डालते हैं तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है। ये प्रोसेस कहलाती है वर्ण विक्षेपण। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। जब किसी भी श्वेत प्रकाश की किरण को यदि हम प्रिज्म पर डालते हैं तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। कौन कौन से रंग होते हैं, ये आपका वायलेट है, वायलेट होता है, ये आपका इंडिगो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो, येलो के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद रेड। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो रेड रेज है बिल्कुल सीधी जा रही है, ऑरेंज थोड़ी उससे डिफ्रैक्ट हुई है, और सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्ट हुई है आपकी वायलेट रेज। तो इससे ये समझ में आता है कि रेड लाल रंग की प्रकाश की किरण कम विचलित होती है, जबकि वायलेट रंग की प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा विचलित होती है। और किसी भी सफ़ेद प्रकाश की किरण का अलग अलग भागों में बढ़ जाना, अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, प्रिज्म द्वारा अलग अलग रंगों में बढ़ जाने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर्दे पर ये रंग प्राप्त होते हैं। तो जो ये रंग पर्दे पर प्राप्त होते हैं, ये स्पेक्ट्रम मिलता है, 7 पट्टियों का एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम कहलाता है प्रकाश का स्पेक्ट्रम। इसे कहते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे जो लाल रंग की प्रकाश की किरण की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि नीले रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है सबसे कम होती है। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम विचलित होती है, इसलिए इसकी तरंग होती है वो सबसे कम विचलित होती है, इसलिए इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। और नीली जल्दी विचलित हो जाती है, उसका जल्दी प्रकीर्णन हो जाता है, जल्दी वो ख़त्म हो जाती है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी कम होती है। चलिए अब हम समझते हैं, प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, या उससे पहले हम प्रकाश के प्रकीर्णन को समझते हैं।
प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो आपको हम बता दें कि अपने वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण भी होते हैं, बहुत सारे गैस कण भी होते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो इन गैस या इन धूलीय कणों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ऐसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल कण या गैसीय कण द्वारा प्रकाश क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करके दुगनी स्पीड से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। मतलब सभी प्रकाश के जो प्रकाश होता है वो अवशोषित कर लिया जाएगा, और अवशोषित करने के बाद उसको पुनः उत्सर्जित कर देता है। प्रकाश कोई भी गैस पार्टिकल होते हैं, धूल मिट्टी के जो वायुमंडल में पार्टिकल होते हैं, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करके उसको उत्सर्जित करते हैं और फैला देते हैं चारों तरफ। तो चारों तरफ फैला देते हैं। तो इस कारण फैलाने का जो प्रोसेस होता है, जो कारक होता है, वो कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। और चूंकि नीला रंग जल्दी फैल जाता है, चारों ओर जल्दी खत्म हो जाता है, ह्रास हो जाता है, इसलिए जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। ये हमारे मित्र हैं, उनका नाम है हर्ष चौरसिया। तो उन्होंने आकाश के रंग को नीले होकर एक शॉर्ट वीडियो डाली है, लिंक में मैंने वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दी है, आप उसको जरूर देखिए और उनका चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आपको प्रकाश का प्रकीर्णन भी समझ में आया होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पे बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको भी हम देखेंगे। जैसे लाल रंग का ज़्यादा दिखाई देना, और आकाश का रंग नीला दिखाई देना, और क्या कहते हैं, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, और खतरे का संकेत लाल प्रयोग में लाया जाना। ये सब प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का ही अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में। तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? इसको समझेंगे। हम जानते हैं अपनी जो अर्थ है, इस अर्थ की चारों तरफ एक गैस की लेयर है। एक गैस की क्या है? लेयर है। और जो सूरज होता है ये निर्वात में उपस्थित होता है। अब निर्वात का जो माध्यम होता है वो होता है विरल। आप समझिए, निर्वात का जो माध्यम होता है विरल, और यहाँ पे गैस के कण बहुत ही पास पास होते हैं। गैस के कण बहुत ही पास पास होते हैं। इसके कारण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे अभिलंब की ओर झुक जाती है और थोड़ी सी बैंड होके हम तक पहुंचती है। ये प्रकाश की किरण का वायुमंडल की गैसों द्वारा अपवर्तित होने की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के भी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, और सूर्य जहाँ पे होता है, सन जहाँ पे होता है वहाँ नहीं दिखाई देना, हमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है क्योंकि हम ऐसे अजूम करते हैं। तो सन जैसे यहाँ पे है, हमें यहाँ ना दिखा के ऐसा दिखाई देता है, आभासी दिखाई देता है, जो वास्तविक होता है वो नहीं दिखाई देता। तो सूर्य का अपनी जगह पे नहीं दिखाई देना, ये एप्लीकेशन है वायुमंडलीय अपवर्तन के। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी ये प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें लाइट के सभी 5 भाग आ गए हैं और ये लाइट ख़त्म भी हो गई है। अब अगली यूनिट हम साइंस की इलेक्ट्रिसिटी पे बनाएंगे। तो धन्यवाद। अगर अच्छी लगी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।